एपिसोड 1 वीर की जादुई दुनिया। एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर कोई भी कह सकता है कि वो कपड़े इतने महंगे हैं, कोई आम बिजनेसमैन तो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्हीं में से एक आदमी अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, हमें कार्तिक की कंपनी को जल्द से जल्द अपने नाम कराना होगा। जिस तरह से वो कंपनी आगे ग्रो कर रही है, उससे वो दिन दूर नहीं जब हमारे बिजनेस को लोग पूछेंगे भी नहीं। तभी उन्हीं लोगों में से एक काफी मोटे आदमी ने अपने मुंह से सिगार का धुआं बाहर निकलते हुए कहा, अगर कार्तिक हमारे रास्ते से हट जाए तो हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है। तभी दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन उसकी बीवी और बच्चे, उनका क्या? अगर कार्तिक मर गया तब भी उसकी कंपनी उसकी बीवी और बच्चों को मिल जाएगी और हमें कोई फायदा नहीं होगा। तभी सिगार पीते हुए उस आदमी ने कहा, अगर हमें उसकी कंपनी को टेक ओवर करना है तो हमें उसे एक हादसे में मरवाना होगा, बाकी इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा। ये सुनकर सब लोगों की आंखें चमक उठी और वह सिगार पीने वाला आदमी एक खतरनाक शैतानी हंसी हंसने लगा। सिटी साइड में एक आलीशान हवेली के भीतर सुबह के 6 बजते ही एक रूम में अलार्म की आवाज आई। आवाज सुनते ही वीर ने अपनी आंखें खोली। फिर उसने एक बार अलार्म क्लॉक की तरफ अपनी नींद भरी आंखों से देखा और पास ही तकिए को अपने छोटे हाथों से उठाकर अलार्म क्लॉक पर जोर से दे मारा। क्लॉक गिरकर टूट गई और अलार्म के बंद होते ही वो फिर वापस से सो गया। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति वीर के रूम में आया, जिसकी उम्र लगभग 40-45 वर्ष की रही होगी। उनके काले बालों में से कुछ सफेद बाल भी झांक रहे। वो थे मिस्टर कार्तिक, जो कि वीर के पिता थे। वो वीर को अभी भी सोया देख पहले तो उसे प्यार से देखते रहे, फिर वो वीर को जगाते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे माय प्रिंस। अपने पापा की आवाज सुन वो मुस्कुराकर उठा और आधी नींद में बोला, थैंक यू डैड। तभी वीर के पिता वीर से थोड़ा गुस्सा दिखते हुए बोले, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम अभी तक सो रहे हो, स्कूल के लिए लेट होना है क्या? जाओ जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। अपने पिता की बात सुनकर कुछ देर बाद वीर तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आ गए। डाइनिंग रूम में उसके पिता और छोटी बहन कृतिका पहले से ही बैठे थे। तभी वीर के पिता वीर को सीढ़ियों के पास खड़ा देखकर बोले, अरे बेटा आ जाओ, कुछ खा लो। तब वीर अपने डैड की बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, मेरा गिफ्ट कहाँ है डैड? तब वीर के पिता उससे बोले, शाम को तुम स्कूल से आकर रेडी रहना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही वीर के मन में तो जैसे लड्डू फूटने लगे और इसी खुशी में वीर अपने पिता से पूछा, सरप्राइज? कैसा सरप्राइज है? वीर की खुशी देखकर कार्तिक वीर से बोले, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा तो ये सरप्राइज थोड़ी रह जाएगा। पर डैड, मुझे कुछ तो बताइए। वीर ने क्यूरियस होकर कार्तिक से पूछा। नहीं, तुम बस इतना जान लो कि तुम इस सरप्राइज को हमेशा याद रखो, कार्तिक ने कहा। पर डैड, वीर की बात को बीच में ही काटते हुए वीर के पिता उससे बोले, पर वह कुछ नहीं, चलो अब नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद कार्तिक ने वीर और उसकी छोटी बहन कृतिका को सिटी स्कूल छोड़ दिया और फिर वो वैसे अपने ऑफिस की तरफ निकल गए। वीर के डैड कार्तिक के पास मिनरल्स की फैक्ट्री थी, जहां से वो बहुत ही महंगे मिनरल्स को निकालते थे। वो मिनरल्स वर्ल्ड के सबसे कीमती मिनरल्स में आते। वीर के पिता कार्तिक की फैक्ट्री से आउटपुट निकलता था वो बेस्ट था। उनकी फैक्ट्री के मिनरल्स की डिमांड हमेशा ही मार्केट में बनी रहती। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में वो कच्चा माल सप्लाई करते थे। बस कुछ सालों में ही उनकी कंपनी के ग्रुप ने आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया था। जिस तरह से उन कंपनी तरक्की करती गई, उसी के साथ साथ उनके दुश्मन भी बढ़ते चले गए। यही वीर पढ़ने में बहुत तेज था। एग्जाम में हर बार फर्स्ट आना तो जैसे उसके लिए खास बात नहीं थी। वीर क्लास में भी सब टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट बन गया था। उसका एक बेस्ट फ्रेंड था अनुराग। आज वीर जैसे ही स्कूल में एंटर हुआ, अनुराग उसे बाहर ही मिल गया। अनुराग को देखकर वीर की आंखों में एक चमक सी आ गई। अनुराग ने वीर के गले लगते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। थैंक यू भाई, जवाब देते हुए वीर ने कहा। तभी अनुराग ने वीर से कहा, पता पार्टी कब है? वीर जवाब देते हुए अनुराग से बोला, आज शाम 6 बजे मेरे घर पर है पार्टी। तभी अनुराग वीर की टांग खींचते हुए अपना मुंह बनाते हुए बोला, तो तू मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करेगा? तब वीर ने भी अनुराग की टांग खींचते हुए ही बोला, तुझे बुलाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है? स्कूल के बाद जब तक तो तू मेरे घर पर ही रहता है
और कोई तुझे कुछ कहे तो पढ़ाई का बहाना बनाकर मेरे रूम में ही वीडियो गेम्स खेलता रहता है। अनुराग ने थोड़ा अजीब महसूस किया और अनुराग की शक्ल को देखकर भी हंसने लगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बेल लगने की आवाज आई और दोनों क्लास में चले। शाम हो गई थी और कार्तिक वीर के बर्थडे पर टाइम से पहुंचने के लिए निकल गए थे। अभी वह रास्ते में ही थी कि तभी कार की स्टीयरिंग फेल हो गई और उनकी कार सामने तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक में जा घुसी। एक पल में ही कार्तिक की आंखों के सामने अपने पूरे परिवार की हंसती खेलती तस्वीरें घूमने लगी। कार्तिक को वो वादा भी याद आया जो उसने अपने बेटे वीर के बर्थडे के लिए आज सरप्राइज देने को कहा था। उन्हें क्या पता था कि यह सरप्राइज वीर के लिए इतना बुरा होने वाला था। तभी उनकी कार ट्रक से टकराकर जोर से पाई बार पलटते हुए रोड से नीचे गिर गई। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या कार्तिक जिंदा पहुंच पाएंगे अपने बेटे वीर की बर्थडे पार्टी में? किन लोगों से है वीर के पिता की जान को खतरा? एपिसोड 2। जब यह बात वीर की मां शारदा को पता चला तब उनकी तो जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। उनका तो जैसे रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पूरे घर में जहां हर तरफ शोरगुल हुआ करता था, आज वहां एक अजीब सी खामोशी पूरे घर में फैल गई थी। दरअसल शाम को कार्तिक अपने बेटे वीर के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे थे कि तभी उन्होंने नोटिस किया उनकी कार के ब्रेक में कुछ तो दिक्कत थी। उन्होंने जब ब्रेक लगाया तो उन्हें पता चला कि उनकी कार के ब्रेक फेल हो चुके थे। लेकिन अब इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी, क्योंकि कार पहले ही हाईवे पर बहुत ज्यादा स्पीड में थी। इस बात का पता चलते ही कार्तिक पैनिक होना शुरू हो गए, क्योंकि गाड़ी रनिंग हाईवे पर थी और इसी घबराहट के चलते कार का बैलेंस बिगड़ने लगा और वो रोड पर इधर उधर जाने लगी। कार्तिक की पूरी कोशिशों के बाद भी उनकी कार बाकी गाड़ियों से बचते हुए आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। तभी कार की स्टीयरिंग फेल हो गई और उनकी कार सामने से आते हुए ट्रक में जा घुसी। तभी उनकी कार ट्रक से टकराकर ठोस से पाई बार पलटते हुए रोड से नीचे गिर गई। ट्रक ड्राइवर ने थोड़ा आगे ले जाकर अपने ट्रक को रोका और किसी को फोन मिलाकर बोला, काम हो गया है साहेब। फोन के दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज आई। वहीं हादसे के कुछ दिन बाद पुलिस एक्सीडेंट स्पॉट से कार्तिक का सामान उनके परिवार को लौटाने के लिए आते हैं। उस सामान में वीर की मां के लिए एक साड़ी, छोटी बहन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस और वीर के लिए एक छोटी कार और एक पेंडेंट। उस कार पर अब भी कुछ खून की बूंदें थी कि सूख चुकी थी। उन सूखी हुई खून की बूंदों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्सीडेंट अब भी वीर की आंखों के सामने ही हो रहा हो। वीर की आंखें उन्हें देखकर नम हो गई थी। वहीं जब वीर ने उस पेंडेंट को देखा तब वह पेंडेंट दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत था, पर अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो उस पेंडेंट की डिजाइन देखने में कुछ ज्यादा ही अजीब थी। उस दिन के बाद से वीर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हंसता खेलता वीर कुछ मायूस सा रहने लगा। इसी तरह से 8 साल बीत गए। वीर अब 68 साल का हो चुका। उसने जब हाई स्कूल ज्वाइन किया था तब उसके मार्क्स तो कम थे, पर उसकी मां के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करने पर वहां उसे एडमिशन देने के लिए तैयार हो गए। वीर भी अब थोड़ा जिम्मेदार हो गया था। वीर के पिता की डेथ के बाद कुछ कंपनीज ने उनकी सभी कंपनीज को टेक ओवर कर लिया था। अब वीर की फैमिली कर्ज में डूब बसी गई है। हर आए दिन पैसे मांगने के लिए कोई न कोई उनके घर आता था। घर के नाम पर सिर्फ उनकी हवेली ही बची हुई है। उनकी सारी प्रॉपर्टी जो उनके पास थी वो उन्हें बेचनी पड़ी, लेकिन अब भी उन पर काफी कर्ज बाकी था। आए दिन लोग वीर की फैमिली को पैसों के लिए परेशान करते थे। उनकी बात सुनकर वीर को गुस्सा तो बहुत आता था, क्योंकि ये वही लोग थे जिनकी मदद उसके पिता ने उनके मुश्किल वक्त में की थी, और आज वही लोग उसकी फैमिली को परेशान कर रहे थे। लेकिन वीर कुछ कर भी तो नहीं सकता था। इधर वीर के रूम की हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 यहीं लड़ा गया था। रूम के अंदर किसी के भी आने पर सख्त मनाही थी, इसलिए रूम में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। रूम की साफ सफाई की है तो जैसे सालों बीत चुके हैं। लेकिन इन सब में एक बात अजीब थी, वो ये कि रूम में गंदगी होने के बाद भी वहां पर किसी भी तरह की बदबू नहीं आ रही थी। ये शायद इसीलिए था क्योंकि वीर को भी अपने पिता की तरह ही गंदगी पसंद नहीं थी, और जो गंदगी उसके रूम में थी वह रूम के सामान के इधर उधर गिरे होने के कारण थी। वहां कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो बदबू फैला सके। एक दिन सुबह के 8 बजते ही वीर की मां वीर को आवाज लगाते हुए बोली, वीर बेटा आज तो जल्दी उठ जा, आज तेरा रिजल्ट आने वाला है।
अपनी मां की आवाज सुनकर वीर ने अपनी आंखें खोली और टाइम देखा कि 8 बज रहे हैं। तब वीर ने जवाब दिया, अभी तो 8 ही बज रहे हैं मां, सोने दो ना। ये कहकर वीर फिर से सो गया। थोड़ी देर की नींद लेने के बाद वीर अचानक से ही अपनी आंखें खोलता है और जब वह घड़ी की तरफ देखता है तब 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बचे थे। ये देखकर वह बड़बड़ाता है, आज फिर मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर वीर बिजली की तेजी से अपने बिस्तर से निकलकर बाथरूम की तरफ भागा। आखिर किसने की थी वीर के पिता कार्तिक की हत्या? कौन थे वो लोग जिन्होंने कार्तिक का एक्सीडेंट प्लान किया? क्या कार्तिक की हत्या महज पैसों के लिए ही की गई थी? एपिसोड 3। अपनी मां की आवाज सुनकर वीर ने अपनी आंखें खोली और टाइम देखा कि 8 बज रहे थे। अब वीर ने जवाब दिया, अभी तो 8 ही बज रहे हैं, वह सोने दो ना। ये कहकर वीर फिर से सो गया। थोड़ी देर की नींद लेने के बाद वीर ने अचानक से ही अपनी आंखें खोली। फिर जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो अभी 9 बजने में सिर्फ 25 मिनट ही बचे हुए थे। ये देखकर वो बड़बड़ाते हुए बोला, आज फिर मैं लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर वीर बिजली की तेजी के साथ अपने बिस्तर से निकलकर बाथरूम की तरफ भागा। वीर के रूम से सामान इधर उधर करने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। ये सुनकर कृतिका हंसते हुए अपनी मां से बोली, मां लगता है कि भैया आज फिर से लेट हो जाएंगे। कृतिका की बात सुनकर उसकी मां ने घड़ी की तरफ देखा। कृतिका से कहा, तेरा भाई में सिर्फ एक ही तो काबिलियत है, जल्दी तैयार होने की, वो उसमें पीछे नहीं रहेगा। अभी उन्होंने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी वीर के कमरे का दरवाजा खुला और वीर अपने जूते पहनते हुए बाहर की तरफ भागा और बस 2 मिनट में नाश्ता खत्म करके खड़ा हो गया। अभी 9 बजने में 8 मिनट बाकी। वीर की स्पीड देखकर तो उसकी मां और छोटी बहन दोनों की ही आंखें खुली की खुली रह गई। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, उससे पहले ही वीर तुरंत स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल पहुंचते ही वीर ने देखा कि क्लास का टाइम तो पहले ही हो चुका था और किसी भी वक्त क्लास के लिए बेल लग सकती। तब वीर मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, अरे यार, आज फिर से लेट हो जाऊंगा। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी उसे बेल लगाने की आवाज आई। आवाज को सुनते वीर अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी जेट की तरह भागते हुए क्लास में पहुंच गया। वीर जब क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि अब तक सर क्लास में नहीं आए थे। तब वो रोज की तरह ही अपनी लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद क्लास में एक लड़की एंटर हुई। वीर तो उसे देखता ही रह गया। उस लड़की का नाम विनीता। वीर आज डिसाइड करके ही आया था कि विनीता को प्रपोज करके ही रहे। अपने मन में यही ख्याल लेकर वो फर्स्ट बेंच की तरफ गया और विनीता के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने एक रोज आगे कर दी। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वीर अभी कुछ बोलने ही वाला थी विनीता जो अब तक शॉक्ड खड़ी थी, उसने भी वीर को देखकर हंसना शुरू कर दिया। वीर को लगा कि शायद उसके प्रपोज करने की वजह से विनीता हंस रही थी, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, ऐ मजनू के भतीजे, जा जाकर अपनी जगह पर बैठ जा। पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, दूध के दांत टूटे नहीं और चले हैं आशिकी लड़ाने। ये आवाज सुनकर वीर हक्का बक्का रह गया। वो तुरंत पलट कर देखा, पीछे शर्मा सर खड़े हुए थे। शर्मा सर को देखते ही वीर तुरंत अपना मुंह नीचे करके अपनी लास्ट बेंच पर जैक बैठ गया। इस बाद शर्मा सर अपनी सीट पर बैठते हुए बोले, ओके स्टूडेंट्स, आपकी एग्जाम का रिजल्ट मेरे हाथ में है और हर बार की तरह इस बार भी क्लास में पीछे से टॉप किया है वीर रंधावा ने, जो सिर्फ इंग्लिश में ही पास हो पाया है, वो भी बाउंड्री लाइन पर। शर्मा सर की बात सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। वीर को तो ऐसा लग रहा था कि मानो विनीता ही सबसे ज्यादा हंस रही थी। सभी बच्चों में उसकी हंसी की आवाज ही गूंज रही थी। विनीता को देखकर वीर के दिमाग में एक ही गाना आ रहा था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तब वीर अपने आप से वादा करते हुए बोला, विनीता खुराना, एक दिन तुम मुझे ठुकराने के लिए जरूर पछताओगी। और ये फिर रंधावा का वादा है। बड़े लोगों ने ठीक ही कहा है, उम्र जितनी कम हो दिमाग भी उतना ही कम होता है, और जो दिमाग होता है जवानी के जोश में वो भी काम करना बंद कर दिया। इस वक्त वीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी मार्कशीट पर अपनी मां के साइन करवाने की। शाम को घर पहुंचकर वीर ने देखा कि उसकी मां के किचन में से अभी बाहर ही आ रही थी। तब वीर ने सोचा कि यही सही मौका है साइन करवाने का, और वो अपनी मां के पास पहुंच गया और बोला, मां इस पेपर पर साइन कर दो। उस डॉक्यूमेंट को देखकर वीर की मां ने पूछा, ये क्या है? तब वीर जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोला, मां वो हमारे मैथ्स टीचर है ना,
शर्मा जी, उनको भूलने की बीमारी हो गई है। तब उसकी माँ हैरान होकर बोली, क्या बात कर रहे हो बेटा? अपनी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए वीर बोला, हम माँ, वो तो अब हर बात भूल जाते हैं। जैसे? वीर की माँ ने पूछा तो वीर ने कहा, जैसे कल तो वो अपनी पैंट पहनकर आना ही भूल गए थे। अच्छा फिर बेटा? वीर की माँ ने पूछा। तब वीर ने जवाब दिया, फिर क्या प्रिंसिपल ने उन्हें वापस भेज दिया और हम सबको ये लेटर दिया और कहा कि सभी अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के लाए ताकि शर्मा सर का ट्रीटमेंट किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके और तब तक हमारी क्लासेस दूसरे टीचर लेंगे। वीर की बातें उसकी माँ खूब समझ रही थी, पर वो उसे अपने तरीके से समझाना चाहती थी। वीर की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वीर की माँ ने साइन कर दिए और वीर अपने कमरे की तरफ जाते हुए उस पेपर को लहराते हुए सोच रहा था, चलो साइन तो हो गए। अगले दिन वीर के घर के सामने एक कार में वीर के आवारा दोस्त बैठे थे। उन्होंने अपनी कार का हॉर्न बजाई। उनकी आवाज सुनकर वीर जल्दी से तैयार होकर अपने रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही वीर की माँ वीर को रोते हुए बोली, बेटा सुन। और फिर वो वीर के हाथ में कुछ पैसे देते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूं कि तुझ तेरे पापा के जाने का दुख है, लेकिन इस तरह से तू अब जिंदगी खराब मत करिए, पैसे रख और सप्लीमेंट्री एग्जाम देकर आ जाना। मैं जानती हूं कि तू एग्जाम में फेल हो गया है। अपनी मां की ये बात सुनकर तो वीर भी हक्का बक्का रह गया और फिर अपनी मां से बोला, आपको कैसे पता? तब उसकी मां जवाब देते हुए बोली, मैं तेरी मां हूं, तेरे दिमाग में कब और क्या आता है सब जानती हूं। चल अब जा, तेरे वो आवारा दोस्त बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। अपनी मां की बात सुनकर वीर ने अपनी मां को गले लगा लिया और फिर जल्दी से नीचे अपने दोस्तों के पास चला गया। रात को जब वीर को उसके दोस्तों से उसे उसके घर छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर टॉर मर्सिडीज कार्स खड़ी थी और लोगों की भी भीड़ लगी हुई है। वीर की मां वहां खड़ी रो रही थी और अपनी मां को गले से लगाए उसकी बहन भी डरी सहमी सी खड़ी थी। अपने दोस्तों के सामने ये सब होता देख वीर एम्बैरस होने लगा। ये सब होता देख वो बड़बड़ाता हुआ बोला, इन लोगों की इतनी हिम्मत जो ये लोग फिर आ गए। तो आखिर कौन थे ये लोग और क्यों ये लोग वीर के परिवार को परेशान कर रहे थे? जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल पर FM ऑडियो सीरीज एपिसोड 4। जब वीर के दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए आते हैं तब वह देखते हैं कि घर के बाहर 4 मर्सिडीज कार खड़ी है और लोगों की भी भीड़ लगी हुई है। वहीं पास ही वीर की माँ वहां खड़ी रो रही होती है और अपनी माँ को गले लगाए उसकी बहन डरी सहमी सी खड़ी है। अपने दोस्तों के सामने ये सब होता देख वीर एम्बैरस होने लगता। ये सब होता देख वो बड़बड़ाते हुए बोला, इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये लोग फिर आ गए। वीर की बात सुनकर उसका एक मोटू दोस्त उससे पूछने लगा, कौन है ये लोग और तेरी माँ और बहन को क्यों परेशान कर रहे? तब वीर अपने दांत पिसते हुए बोला, ये वही लोग हैं जिनके बिजनेस मेरे पापा ने डूबते डूबते बचाए थे और इनके बिजनेस को फिर से खड़ा किया था और आज ये लोग मेरे पापा की डेथ के बाद उनकी कंपनी में हुए नुकसान के पैसे लेना चाहते। इतना कहकर वीर जल्दी से गाड़ी से उतरकर उन लोगों के पास पहुंच गया। तब उन्हीं लोगों में से एक जिसका नाम टाइकून ठकराल था वह वीर को देखकर बोला, लो आ गया इनका निकम्मा बेटा, आओ आपकी ही कमी थी, अब जल्दी से बताओ कि हमारे पैसे कब लौटाओगे? वीर की माँ अपने रुंधे गले से बोली, कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे, और वीर भी तो अभी इतना छोटा है। तभी उन्हीं लोगों के बीच में खड़ा वीर का मामा बोला, ये हवेली है, ना बेच दो इसे और चुका दो पैसे। वीर की माँ बोली, आई साहब ऐसे कैसे बेच दे, उनके गुजर जाने के बाद ये हवेली ही तो उनकी आखिरी निशानी है, हम इसे नहीं बेच सकते। तभी ठकराल बीच में ही बोल पड़ा, वो सब हम नहीं जानते, हमें हमारे पैसे चाहिए, अगर नहीं दिए तो अगली बार हम पुलिस को लेकर आएंगे, तब देखते हैं कि तुम लोग क्या बहाना बनाते हो। ठकराल की बात सुनकर वीर से रहा नहीं गया और वह जवानी के जोश में बोल पड़ा, कितने रुपए चाहिए आप लोगों को मुझे और मेरी फैमिली को अकेला छोड़ने के लिए? मैं दूंगा आप लोगों के पैसे। वीर के अंकल हंसते हुए बोले, तुम्हारी माँ तो इतने सालों में हमारा कर्ज चुका नहीं पाई और तुम कहते हो कि तुम हमारा कर्ज उतारोगे। अपने अंकल की बात सुनकर वीर अपने दांत भींचते हुए बोला, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, मेरे पापा ने आपकी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपके डूबते हुए बिजनेस को बचाया और आप उनके गुजर जाने के बाद उनकी फैमिली को परेशान कर रहे हो। वीर की तीखी बातें सुनकर पास ही खड़ी वीर की आंटी उससे बोली,
यह लाज शर्म की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है, अच्छा होगा। एक तो हमारे पैसे नहीं लौटा रहे हो और ऊपर से हमें ही ब्लेम कर रहे हो। वीर छल्लाते हुए बोला, कितने रुपए चाहिए आप लोगों को? वीर के अंकल ने जवाब देते कहा, 6 करोड़। वीर ने भी जोश जोश में कह दिया, हाँ ठीक है, 2 साल बाद आकर ले जाना आपने रुपए, और तब तक मेरी फैमिली के आसपास भी नजर में आना। वीर की बात सुनकर उसके अंकल बोले, आज से ठीक 2 साल बाद हमारे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपनी हवेली को खाली करने के लिए तैयार रहना। उनकी बात सुनकर वीर अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, आप सब यहां से जा सकते। वीर की बात सुनकर वीर के अंकल, आंटी और टाइकून ठकराल वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। जाते जाते एक बार वह हवेली की तरफ मुड़कर लालच भरी निगाहों से देखते हैं। आखिर 6 करोड़ कोई छोटी रकम तो होती नहीं थी जो कोई भी ऐसे ही कमा ले। कई लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में भी इतने पैसे नहीं कमा पाते थे। अब उन लोगों को पूरा भरोसा था कि वह दिन दूर नहीं जब वह हवेली उनकी हो जाएगी। सब लोगों के जाने के बाद वीर भी अपनी माँ और छोटी बहन कृतिका को लेकर हवेली में चला जाता है। हवेली में पहुंचकर कृतिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और अभी वीर भी अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी वीर की माँ वीर से पूछती है, तू इतने कम समय में इतने सारे रुपए से कहां से लाएगा? तब वीर अपनी मां की टेंशन दूर करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो मां, मैं सब संभाल लूंगा। अब जाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ, गुड नाइट। वीर की मां भी वीर को गुड नाइट विश करके अपने रूम में चली जाती है। वीर भी वहां से अपने कमरे में चला जाता। वीर सोने के लिए अपने बेड पर लेट तो जाता है, और वह भी जानता था कि आज उसने जोश जोश में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपनी बहन कृतिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि उसकी बहन ने इतने कम उम्र में ही बहुत कुछ बुरा देख लिया है। जब वीर उसकी उम्र का था तब उसके पापा उसके पास ही थे, तब उसके सारे शौक उसके पापा पूरा कर दिया करते थे, लेकिन उसकी बहन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने इस उम्र में ही जिंदगी का काफी अनुभव कर लिया था, जिससे अब वह अपनी उम्र के बच्चों से काफी समझदार हो गई थी। इस वजह से उसे अपने कई बार अपनी इच्छाओं से भी समझौता कर ली थी। उसने खेलने कूदने की उम्र में काफी कुछ सह लिया था। बस यही सब सोचते हुए वीर को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अगले दिन सुबह वीर अभी भी सोया हुआ है और अपने सपनों की दुनिया में को एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वीर का मोबाइल फोन अचानक बज उठता है। अचानक अपने फोन के बजने से वीर चौंक कर चिल्लाते हुए उठा, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तभी उसकी नजर अपने रिंग होते हुए फोन पर पड़ी। अभी अभी उठने की वजह से वह ठीक से स्क्रीन पर आ रहे नाम को नहीं देखता है और कॉल को रिसीव कर लेता। वह एक वीडियो कॉल थी। वीर के कॉल उठाते ही अचानक एक इंसान की राक्षसों की तरह हंसती हुई इमेज सामने आ गई। वीर तो उन्हें देखकर गिरते गिरते बचा। स्क्रीन पर वीर के बचपन के दोस्त अनुराग के पिता प्रकाश मित्तल थे। क्यों बड़बड़ा रहा था वीर अपने सपने में, और कौन है प्रकाश मित्तल? जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी के साथ, आपके अपने चैनल FM ऑडियो सीरीज एपिसोड 5। वीर के कॉल उठाते ही अचानक एक इंसान की राक्षसों की तरह हंसती हुई इमेज सामने आ गई। वीर तो उन्हें देखकर गिरते गिरते बचता है। स्क्रीन पर वीर के बचपन के दोस्त अनुराग के पिता प्रकाश मित्तल। प्रकाश शिंदे वीर को अपने बेटे जैसा ही मानते थे। वीर के पिता कार्तिक और वह बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते। वीर के पिता ने बुरे वक्त में प्रकाश अंकल की बहुत मदद की थी, और अब वीर के पिता के गुजर जाने के बाद वह वीर और उसकी फैमिली का ध्यान रखना अपनी जिम्मेदारी समझते थे। वीर प्रकाश अंकल को स्क्रीन पर देखते हुए बोला, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? प्रकाश अंकल तुरंत बोले, तुम्हारा नंबर भी नंबर तो है नहीं जो मुझे नहीं मिलेगा। बस थोड़ा सर्च किया और थोड़ी बहुत हैकिंग, तुम तो जानते ही हो कि मैं एक साइंटिस्ट हूं। प्रकाश अंकल ने मुस्कुराते हुए थोड़ा पॉज लिया और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोले, बेटा तुम्हारे पापा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उनके मुझ पर बहुत सारे एहसान है और मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए मेरी लैब में ही एक जॉब देख रखी है। तुम चाहो तो कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। वीर प्रकाश अंकल की वही पकाऊ बातें फिर से सुनकर बोर होते हुए पहले अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखता है और फिर अपने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसकी नजर उसके रूम में रखे फिश एक्वेरियम पर पड़ती और वह बिना समय गवाए अपना फोन उसे एक्वेरियम में डाल देता है।
जान छूटी। वीर लंबी सांस लेते हुए अपने आप से करता है और फिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद नाश्ता करके वीर जैसे ही बाहर जाने लगा, तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा अब कहाँ जा रहा, आज तो संडे है ना, स्कूल भी बंद है। अपनी माँ की बात सुनकर वीर गहरी सांस लेता है और फिर करता है, क्या आज जा रहा हूँ माँ। उसकी माँ फिक्र जताते हुए बोली, बेटा माना कि तू अपने पापा की कार ठीक करना चाहता है, पर कब तक तू उसी कार में लगा रहेगा। 3 साल हो गए हैं पर अब तक वह ठीक नहीं हो पाई है। वीर अपनी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, माँ तुम तो जानती ही हो कि पापा को कार से कितना लगाव था और इस कार को पापा और मैं मिलकर बनाया करते थे, और आज मैं चाहता हूँ कि ये कार मैं ठीक करूँ और देखना एक दिन ये कार जरूर ठीक होगी। लेकिन बेटा, वीर की मां वीर से कहते हुए थोड़ा पॉज लेती है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोली, तू भी जानता है कि अब अपने घर के हालात पहले जैसे नहीं है। अगर अब हमने कर्ज के पैसे जल्दी नहीं लौटे तो वे लोग तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी, इस हवेली को भी हमसे छीन लेंगे। हमें कुछ तो करना होगा। वीर अपनी मां को दिलासा देते हुए बोला, आप चिंता मत करो मां, मैं कुछ करता हूं। इतना कहकर वीर अपने घर के गैराज के सामने पहुंच गया। वह शटर खोलता है तो सामने एक आधी बनी हुई कार खड़ी थी जिस पर वीर काम करने लगा। वीर के पापा को कार्स का बहुत शौक था और ये शौक वीर को भी उन्हीं से विरासत में मिला था। वीर जितना स्कूल में पढ़ाई के बारे में जानता था उससे कहीं ज्यादा तो वह कार्स के बारे में जानता था। उसने ड्राइविंग भी अपने पापा से ही सीखी थी। आज वीर का मन कार ठीक करने में नहीं लग रहा था। उसके मन में अपनी मां की सुबह कहीं बातें ही आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि वह पैसों के का इंतजाम कैसे करे। यही सोचते हुए वीर के दिमाग में प्रकाश अंकल की सुबह कहीं हुई बात आती है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें कहे। इसीलिए फिर वो फटाफट से अपने रूम में गया और जाते ही उसने अपना फोन उठाया जो अब तक सूख चुका था। वीर फोन उठाकर बड़बड़ाने लगा, प्रकाश अंकल को फोन लगाऊं या नहीं। तभी वीर का फोन बज उठा। एक बार फिर वीर को डराते हुए प्रकाश अंकल कॉल पर आ गए। वो एक वीडियो कॉल थी। वीर के कॉल उठाते ही अचानक एक इंसान की राक्षसों की तरह हंसती हुई इमेज प्रकट हो जाती है। वीर तो उन्हें देखकर गिरते गिरते बचता है। स्क्रीन पर वीर के बचपन के दोस्त अनुराग के पिता प्रकाश मित्तल होते हैं। वीर तुरंत उनसे बोला, अंकल मैं जब भी आपको याद करता हूँ तब आप ये अचानक से जिन की तरह कैसे प्रकट हो जाते। तब प्रकाश अंकल हंसते हुए वीर से बोले, वह मैंने तुम्हारे फोन में वॉइस कमांड ऑपरेट किया हुआ है ताकि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तब मुझे इस बात का पता चल जाए। दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाना तो कोई आपसे सीखे। वीर फिर से बड़बड़ाने लगा। तभी प्रकाश अंकल बोले, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, वीर हड़बड़ाते हुए बोला। फिर प्रकाश अंकल इधर उधर की बातें छोड़कर पॉइंट पर आते हुए बोले, वैसे वीर पुत्र तुमने आज मुझे कैसे याद किया? थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए वीर उनसे बोला, अंकल मुझे ना आपकी मदद चाहिए थी। प्रकाश अंकल ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। आखिर पहली बार वीर उनसे हेल्प मांग रहा था। उन्हें तो लगने लगा था कि वह मरते दम तक वो वीर के पिता के एहसानों का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। उनकी आंखों से तो बस आंसू ही निकलने वाले थे। लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए वह पानी पीते हुए उससे पूछते हैं, कैसी हेल्प वीर बेटा? वीर खुश होते हुए बोला, वो कुछ पैसे चाहिए थे। ये बात सुनकर प्रकाश अंकल वीर से पानी पीते हुए पूछते हैं, कितने पैसे चाहिए वीर? अचानक से प्रकाश अंकल को हार्ट अटैक देते हुए वीर बोला, वो ज्यादा नहीं, बस 6 करोड़ चाहिए मुझे। अचानक इतना बड़ा अमाउंट सुनकर प्रकाश अंकल जो पानी पी रहे थे वह अपने फोन पर उड़ेल देते हैं और खांसते हुए बोले, क्या कहा तुमने? तब वीर अपनी बात रिपीट करते हुए बोला, बस 6 करोड़। इतने पैसे तो होंगे ही ना आपके पास, आखिर आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल पूछने लगे, वैसे कब तक चाहिए तुम्हें ये पैसे? तब वीर खुशी खुशी बोला, 2 साल में। तब प्रकाश अंकल वीर से बोले, वीर बेटा अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और शायद पूरी जिंदगी में भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पाऊं। ये बात सुनकर वीर का मुंह उतर गया और वह प्रकाश अंकल को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोला, आप हमेशा मुझे फोन करके परेशान करते हुए कहते हो कि अगर मुझे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो मैं आपसे कहूँ, और आज जब पहली बार मैंने आपसे हेल्प मांगी तो आप मना रहे हैं। ये मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था।
चलिए अब फोन रखिए और अब आज के बाद मुझे कॉल करने के बारे में सोचिएगा भी मत। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल थोड़ा सोचते हुए वीर से बोले, वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूं पर इस तरह नहीं, लेकिन अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अपनी बात में थोड़ा रुककर वो वीर से बोले, वीर बेटा एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। ऐसा कौन सा रास्ता प्रकाश अंकल वीर को बताने जा रहे हैं? क्या वीर पैसों का इंतजाम कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल FM ऑडियो सीरीज।